Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mac Educational Hub and I will discuss about चुनाव यानी कि इलेक्शन और इसके प्रतिनिधित्व के बारे में। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। और पहले मैं प्रयास कर रहा था कि मैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी को लेके चलूं, बट देखा जा रहा था कि जैसे कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से उठा रहे थे तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था एक तरीके से उसके डिस्कस करना, और कहीं ना कहीं टाइम टेकन भी हो रहा था और लोग बोर भी हो रहे थे। इसी कारण से अब बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और पूरी तरीके से एनसीईआरटी को हम लेकर के चलेंगे। और आप जानते हैं कि ये पॉलिटी का जो सेक्शन चल रहा है एनसीईआरटी का, इसको हम कहीं से भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज़ों को हम मिसिंग नहीं होने देंगे। तो चलिए, अभी हम आज चुनाव इसके प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ाई करने चल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम परिचय कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इससे संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। पहला क्या पता चलेगा? चुनाव की विभिन्न विधियां जो हैं वो हमको जानकारी होगी। दूसरा, अपने देश की स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं उसके बारे में पता चलेगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व पता चलेगा। चुनाव सुधार पर होने वाली बहसों के बारे में भी हमें जानकारियाँ होंगी। तो चलिए, चुनाव और इसके लोकतंत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइए हम अपने से चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारे दिमाग में आएगा कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या ऐसा संभव है? और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो हम सभी जानते हैं दोनों के आंसर्स को, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशंस क्या होंगी इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम देख लेते हैं। जो प्रथम प्रश्न है उसमें हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाया गया है। जो क्वेश्चन है हमारा कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए चुनाव का होना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाया करता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। उनके लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। परंतु जब लाखों और करोड़ों लोगों की निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष चुनाव को लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अतः जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन से है। हम समझ गए होंगे कि ये आखिर में स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। यह स्टेटमेंट यह कहना चाहता है कि जिस तरीके से गाँवों में हम देखा करते हैं कि पंचायतें जो होती हैं वो निचली तरीके से काम करती हैं, निचले स्तर की, वो एक तरीके से अदालत के रूप में काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी निर्णय होता है वो हमारी पंचायतों के माध्यम से हो जाया करता है। कोई भी दिक्कतें होती हैं डायरेक्ट सुना जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो छोटे स्तर पे हैं और उनका चुनाव हम डायरेक्टली किया करते हैं और डायरेक्टली वो हमारी बातों को सुना करती हैं। लेकिन यही बातें जब बड़े स्तर पे आती हैं, जब बड़े मंच की बात होती है, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी उसमें भाग नहीं ले सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक चुनाव पद्धति के अनुसार मतलब जो हम चुनाव करते हैं जिनका,
वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा बनते हैं। जब वो कहीं ना कहीं से मेंबर इतने बड़े जगह पे जाया करते हैं तो वो हमारी बातों को अप्रत्यक्ष रूप से हमारे एक तरीके से वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटर हुआ करते हैं। वो वहाँ पे हमारी बातों को रखते हैं और हमारी बातों को, हमारी मांगों को वहाँ पे पहुँचाया करते हैं, जिससे कि हमें न्याय भी मिला करता है और हमारी मांगे भी पूरी की जाती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय और लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वह इन नीतियों के निर्माण से बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित हुआ करते हैं। इस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या वो कह रहा है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या हमारे सब चुनाव जो होते हैं लोकतांत्रिक होते हैं, मतलब सभी चुनाव क्या लोकतांत्रिक होते हैं, तो नहीं। इसका जवाब क्या है, नहीं। क्योंकि हम जानते भी हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जो चाइना है उसमें क्या स्थिति है। तो हमसे तो वो चीज़ छुपी नहीं है, हम जान रहे हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि चाइना, वही है। आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? तो ये भी छुपी नहीं है, हम जानते हैं। कंपैरिजन कर लीजिए इंडिया और चाइना को ही, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप चिंतन अवश्य करें। और आगे चलिए पढ़ाई करते हैं। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। यह मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपने प्रतिनिधियों कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमें से मिलता है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इनमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। अंतिम 2 प्रश्न जो हैं इनका लक्ष्य क्या है? न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। इन नियमों को संविधान में लिखने की क्या ज़रूरत है? इन्हें संसद क्यों नहीं करती? क्या ऐसी कोई विधि नहीं है कि नियम बताएं कि चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें। आइए अब हम भारत के चुनाव व्यवस्था पे हम नज़र डालते हैं कि हमारी भारतीय जो चुनाव व्यवस्था है वो कैसी है। तो हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतने लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, परंतु कुछ नियमों से छोटे दलों को भी मदद मिला करती है तथा कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं, वहीं अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी दिया करते हैं। तो देखिए, एक पहला हम आते हैं, जो सबसे आगे है वही जीतेगा। ये है एक अवधारणा
इसके तहत अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपको एक पेपर की कटिंग दिख रही है नवभारत टाइम्स की, इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से हेडिंग दी गई है। पहली बार जब कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिले, तो इसका हमने क्या अर्थ निकाला था। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में बता रहा है, जब 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें, अब ये दिखाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया, उसमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें, भाजपा को 7.4 वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? आइए हम तालिका को भी देख लेते हैं। इस तालिका के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से 48% देख रहे हैं आप, सीट को जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। 50% से भी कम वोट और 80% से अधिक सीटें, क्या यह ठीक है? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी गड़बड़ व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया? यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं, उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है, वही विजयी घोषित होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो ठीक है, आज हमने इतना स्टडी कर लिया है। आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।